बात करते हैं नौकरशाहीकरण या ब्यूरोक्रेटाइजेशन की। 19वीं 20वीं सदी में राज्य कैसे नौकरशाही की वजह से आगे बढ़े। एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी कि नौकरशाही यह तभी आगे बढ़ेगी जब राज्य के पास सरप्लस होगा। जब तक राज्य कबीला नेचर का होगा, मतलब वो जब तक नोमैड्स होंगे या कबीले नेचर के होंगे, तब तक उनके पास सरप्लस नहीं होगा। और जब सरप्लस नहीं होगा तो वो किसी को पेमेंट कैसे करेंगे, मतलब ब्यूरोक्रेसी तब तक नहीं आ सकती जब तक राज्य सरप्लस नहीं कर रहा है, मतलब पैदावार नहीं बढ़ा रहा है। और जैसे ही पैदावार बढ़ेगा वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत होगी। हड़प्पा काल में आपको ब्यूरोक्रेसी दिखाई देगी, लेकिन हड़प्पा के बाद का जो फेज है टिल महाजनपद, तब तक आपको ब्यूरोक्रेसी नहीं दिखाई देगी। सेम चीज यूरोप में हुआ। सामंतवाद के आगमन के बाद से धीमे धीमे ब्यूरोक्रेसी बढ़नी शुरू हुई थी, लेकिन जब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी में बेतहाशा वृद्धि हुई और आज तो ब्यूरोक्रेसी बहुत आगे जा चुकी है। नॉर्मली राज्य को चलाने के लिए प्रशासन की एक प्रक्रिया या उसकी प्रणाली जो है उसी को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी राज्य की प्रशासनिक प्रणाली है जहां पर वह निर्णय लेता है और उस निर्णय का क्रियान्वयन करता है। इसमें प्रशिक्षित लोग होते हैं, स्थायी होते हैं और नियमबद्ध तरीके से काम करते हैं। यह काम अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। तो बेसिकली नौकरशाहीकरण का मतलब ये होता है कि एक राज्य और समाज, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया जाए जो धीमे धीमे अपने क्षेत्र को बढ़ाएगा, विस्तृत होगा और सुदृढ़ या मजबूत होगा। यह राज्य की नीतियों को, कानून व्यवस्था को और कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करेगा। आज के समय में आप देखेंगे कि नौकरशाही बहुत तेजी से बढ़ी है, इसीलिए जो मॉडर्न स्टेट है वहां पे इनके रोल को आप नकार नहीं सकते। अगर हम परिभाषा की बात करें तो मैक्स वेबर ने इसकी परिभाषा दी थी कि बेसिकली राज्य क्या होता है, वह अपने आप को अलग अलग हायरार्की में, पदानुक्रम में बांटता है और हर एक पद पर बैठने वाला व्यक्ति एक नियम और शर्त के आधार पर अपनी दक्षता को प्रदर्शित करता है और उस दक्षता के अनुसार काम करता है। जब यह स्थिति बनेगी तो इसे आप कहेंगे नौकरशाही, अर्थात यह एक तरह का ढांचा है जहां पर हायरार्की होती है, हर हायरार्की बैठा व्यक्ति नियम एवं शर्तों और क्षमता के अनुसार, दक्षता के अनुसार काम करता है। इस पूरी व्यवस्था को आप कहेंगे ब्यूरोक्रेटाइजेशन। तो यह कानूनों और नियमों के आधार पर होता है, हायरार्की में व्यवस्थित होता है और विशेषज्ञों द्वारा संचालित होता है। तो नियमबद्धता, पदानुक्रम, कार्य विभाजन, योग्यता आधारित भर्ती और पेशेवर दक्षता, इनके आधार पर यह काम करता है। अगर हम 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखें कि कैसे राज्य और उसका नौकरशाहीकरण किस तरीके से हो रहा है, तो पहले समझना पड़ेगा औद्योगिक क्रांति। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो सीधे तौर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। अब आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो भैया आपको यहाँ पर जो श्रमिक आपके यहाँ उद्योग में काम कर रहे हैं उनके लिए तो आपको अधिकार देना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनके नियम लाने पड़ेंगे, उस नियम को देखने वाला चाहिए होगा। तो ऐसे में राज्य में जो श्रमिक आए तो उनके अधिकार, उनकी व्यवस्था या जो उनके नियम थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी प्रबंधन, इनके नए विभाग बनाने पड़े और वह विभाग चलाने के लिए व्यक्तियों को अपॉइंट किया गया। इसी को कहा गया ब्यूरोक्रेटाइजेशन। राष्ट्र राज्य का उदय, पिछले वीडियो में हम लोग ने बात की थी कैसे स्टेट बने। लेकिन जब नेशन स्टेट का डेवलपमेंट हुआ यूरोप में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब 18वीं 19वीं शताब्दी में, तो वहां पर कर वसूली के लिए, सेना प्रबंधन के लिए, कानून व्यवस्था के लिए एक संगठित नौकरशाही की आवश्यकता हुई। ऐसे में प्रशिया, मतलब जिसे आज का जर्मनी कहते हैं, फ्रांस, यहां पर आपको दिखाई देगा ब्यूरोक्रेटों का ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ स्टेट। फिर औपनिवेश शासन आए, जैसे फ्रांस ने इंडो चाइना को अपने नियंत्रण में लिया, पुर्तगाल, फिर डच, उसके बाद ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के अलग अलग देशों को अपने कंट्रोल में लिया और वहां पे औपनिवेशिक व्यवस्था शुरू करी। मतलब वो रहते कहीं थे, उनका नियम कहीं और चल रहा था। ये अपने नियमों के आधार पर इस देश को चला रहे थे और इस देश को चलाने के लिए भाई यहां से नियम चलाना है, इस देश पर चलाना है, तो आपको एक व्यक्ति चाहिए ना जो आपके यहाँ के नियम यहाँ लागू करवाएगा। तो ऐसे में एक विशाल प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया। इसके तहत जैसे इंडिया में भारत के लिए आईसीएस शुरू किया गया, जिसने भारत में ब्यूरोक्रेटाइजेशन के एक सिस्टम को बना दिया। लेकिन जो औपनिवेशिक शासन था उसमें नौकरशाही का मुख्य कार्य होता था शोषण करना। अब लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, देखिए क्या क्या यहाँ पर अंग्रेजों ने
लूटा ही तो। लेकिन हाँ, इसने एक आधुनिक प्रशासन की नींव रखी कि जब देश आजाद हुए उन्होंने उसी व्यवस्था को कंटिन्यू किया। फिर 20वीं सदी में जब देश आजाद होना शुरू हुए, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो पुलिस स्टेट का सिस्टम जो है वो खत्म हो गया। मतलब अब राजा नियंत्रित नहीं करेगा। कहने का मतलब अब एक नया स्टेट बनेगा जो कि वेलफेयर के नाम पर होगा, जहां पे लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो वेलफेयर सिस्टम है, सामाजिक सुरक्षा है, इनको लागू करने के लिए एक विशाल नौकरशाही चाहिए थी। तो ये चीजें सरकारों ने शुरू करी और नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप, लेकिन यह हस्तक्षेप सकारात्मक था, उस तरीके से यहाँ पर शुरू किया गया। फिर 20वीं सदी में फिर जो बवेरियन मॉडल आया, वहां पर यह कहा गया कि हम परीक्षा लेंगे, मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, संस्था प्रशिक्षण देगी और पेशेवर योग्यता को चेक किया जाएगा, तब जाकर एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी का निर्माण होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी आने की वजह से दक्षता तो बढ़ी, लेकिन रेड टेपिज्म अर्थात लाल फीताशाही कि जो ब्यूरोक्रेट है वो ये सोचता है कि मैं ही तो देश चला रहा हूँ, इस चक्कर में जनता से दूरी देखी गई और वेलफेयर स्टेट के नाम पे पुलिस स्टेट तो खत्म हुआ, लेकिन रेड टेपिज्म शुरू हो गया। लाल फीताशाही का सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है भारत 1991, जब रिफॉर्म किया गया था। इसके पीछे कहानी यही था कि सरकार निर्धारित करती थी कि आखिर सामान कितना बनना है। तो इस समय चूंकि भारत ने अपनी इकोनॉमी को एक तरीके से केवल इंटरनल इकोनॉमी चल रही थी, हमें दुनिया से बहुत मतलब नहीं था, लेकिन लाल फीताशाही ने इतना कंट्रोल किया कि इंडिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई। दैट्स वाई क्या हुआ कि इसके बाद 1991 में रिफॉर्म किया गया। रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके भारत की अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पर लाया जाए। और जब ये रिफॉर्म हुआ तो जो भारत की रेड टेपिज्म की दिक्कतें थी ना, वो काफी हद तक कंट्रोल हुई। लेकिन अभी भी आप देखेंगे रेड टेपिज्म का बहुत बड़ा इशू आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इशू होता है रेड टेपिज्म का, कि एक तरीके से अमानवीय तरीके से काम करता है। और इस वजह से मार्क्स विचारकों ने ये कहा कि यह एक नया तंत्र बना है, जो सामंतवाद का नया रूप यहाँ दिखाई दे रहा है और ये शासक वर्ग का एक तरह से समर्थन कर रहा है। समाजशास्त्रियों ने इसके अमानवीय और मशीनरी होने की बहुत आलोचना करी है। तो सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 19वीं-20वीं शताब्दी में नौकरशाही का जो उदय हुआ वह औद्योगिक क्रांति, राष्ट्र राज्य, उपनिवेशवाद और वेलफेयर स्टेट के नाम पे शुरू हुआ। इसको संगठित किया गया, नियमबद्ध बनाया गया, पेशेवर बनाया गया। लेकिन जो इसमें लोग आए, उन लोगों ने अपने कठोर व्यवहार, अमानवीय चरित्र और शोषणकारी पहलुओं की वजह से बहुत आलोचना भी झेली है। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर नौकरशाही को सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो हम लोग एक अच्छे स्टेट की स्थापना कर सकते हैं।